Okay, dear students, now we have to discuss about properties of EM wave. Based on that, we have few questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, करेंगे इन्हें भी, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ। हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक से आ रहे हैं। इनफैक्ट ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। EM वेव आपको ज़रूर और ज़रूर करके जाना है। यहाँ पे कुछ काम की प्रॉपर्टीज़ की ही हम बात करेंगे, होती तो बहुत सारी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है काम की प्रॉपर्टीज़ में, कि जो EM वेव होती है, शॉर्ट में EMW लिखा है मैंने, ये लाइट की स्पीड से चलती है, हमेशा नहीं, फ्री स्पेस में, मीडियम में नहीं। जहाँ वैक्यूम है, एयर भी आप लगभग में मान सकते हो, वहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे आप C से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। और वेव जिधर जा रही है उसमें भी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ये सारे लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, E और B, B और C और E और C, ठीक है। डायग्राम के थ्रू अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सपोज करिए यहाँ पर ये एक क्या कहते हैं दीवार है, और इस दीवार में आपने कोई बल्ब सपोज करिए ऐसे लगा दिया है। ये लाइट एमिट कर रहा है, इसकी लाइट चारों दिशाओं में जा रही है। मैंने एक रे कंसीडर करी जो कि पॉजिटिव X डायरेक्शन में जा रही है, तो इस दिशा में आप लिखेंगे C। और ये जो लाइट या जो EM वेव जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, और मैंने कहा सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि 3 डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में तो C हो गया इसका, बाकी जो E होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जो B होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि इफ़ वी कंसीडर YZ प्लेन एंड वी ड्रॉ एनी लाइन ऑन द YZ प्लेन, जैसे कि मैंने ये बनाई, तो ये जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। इसको आप ऐसे एज्यूम कर लो कि जैसे आप अपने रूम में एक लाइन ड्रॉ करो साइड वाली दीवार पे, तो वो जो लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर है इस X एक्सिस के। आपको ये विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल बैठ रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भी हो सकती है, YZ प्लेन में लेकिन ज़रूर होगी, नहीं तो फिर परपेंडिकुलर नहीं मानी जाएगी। अब YZ प्लेन में कोई एक स्पेशल केस अगर हम ले, इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में मैंने मान ली, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। मैंने कहा सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो वो भी YZ प्लेन में ही होगी। लेकिन Y एक्सिस की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि E और B ये एक ही डायरेक्शन में थोड़े ना है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो Z डायरेक्शन में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड मानना पड़ेगा। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताया। ना मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो वो ये है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है E/B रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये C के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ अभी फ्री स्पेस में चल रहा है, और ये आपका अंडर रूट में यहाँ पे μ0 E0 के बराबर होता है। ये पूरा फार्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी काम का किया भी होगा अपने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, जिसमें इस वाले फैक्टर की डायमेंशन पूछते हैं और लोग इसकी और इसकी अलग अलग निकालने लग जाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। मुश्किल होता है। जब आपको पता है कि ये इसके बराबर है तो इसकी और इसकी अलग अलग मत निकालो,
सी की जो डायमेंशन होगी वही बता दो, LT-1 आंसर आ जाएगा। या कभी कभी E/B का डायमेंशन पूछ लेता है, तो E और B की लोग अलग अलग डायमेंशन निकालने लगेंगे। मत निकालो, C के बराबर है, LT-1 आंसर आएगा। बाकी चाहो तो आप इसको वेव जैसा लुक भी दे दो, ऐसे ऐसे चलवा दो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कर दो, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा, बाउंस हो जाएगा। अब हम चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ये दोनों ही हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि प्लेन EM वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएटेड है वो किधर होंगे। क्या ये पहला ऑप्शन सही हो सकता है? EY मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में अब ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो गलत हो गया भाई। यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, नहीं, इसको देख लो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिए एक्स में ना, एक्स डायरेक्शन में तो वेव जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, EM वेव जा रही है, एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ को लेकर के एक भ्रम की स्थिति है। दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं सही है, एक ही सही है। वो कैसे? यहाँ पर आइए, आपने नोटिस किया जब एक्सेस बनाता हूँ मैं, तो ये बात सही है कि ऑल द एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम जैसे x यहाँ बनाएं और y और z को इंटरचेंज करते हैं, z यहाँ बनाएं और y यहाँ बना दें, अभी भी तो सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? x के वास्ते यूनिट वेक्टर आपको पता ही होगा, i कैप होता है, y के वास्ते यूनिट वेक्टर पता होगा, j कैप होता है, j के वास्ते यूनिट वेक्टर पता होता है, k कैप होता है, और ये भी आपको पता होगा कि अगर हम j क्रॉस k कर दें तो i आ जाएगा, या i क्रॉस j कर दें तो k आ जाएगा। अगर हम y को यहाँ, z को यहाँ और x को यहाँ माने, फिर चेक करें वन बाय वन, i और j को क्रॉस करें, मतलब x वेक्टर को घुमाएं और ऐसे रोटेट करें। आई थिंक राइट हैंड रूल आपको पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। इस जगह पे आप एक स्क्रू ड्राइवर रख करके उसको ड्रिल करिए, जैसे यहाँ पे आपको होल करना हो स्क्रीन पर, तो आपको दो ही पॉसिबिलिटी मिलेंगी, या तो आप ऐसे घुमाओगे या तो आप ऐसे घुमाओगे। आपको घुमाना ऐसे है कि x जो है y की तरफ चला जाए, क्योंकि i क्रॉस j हमें देखना है कि किधर आएगा। तो i क्रॉस j जब आप ये स्क्रू घुमा के चेक करोगे तो पता चलेगा कि स्क्रू जब x को y की तरफ ले जाओगे तो स्क्रू आपका जो है लूज हो रहा होगा। लूज होने का मतलब ड्रिल करके अंदर नहीं जा रहा होगा, ड्रिल हो रखा होगा, पहले से ही बाहर आ रहा होगा। तो ये बाहर आने का मतलब जेड इधर हो गया। तो जेड आप इधर नहीं बना सकते। इफ़ एक्स इज हियर, वाई हियर, जेड डेफिनेटली विल बी देयर, नॉट देयर। अगर आप जेड इधर बना दो तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली सब तो फॉलोड है, लेकिन ये सिस्टम जो है इंटरनेशनली अडॉप्टेड नहीं है। इंटरनेशनली एक्सेस के लिए हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं। यहाँ पर राइट हैंड से अगर आप कर्लिंग करो, मतलब जैसे कि अपनी उंगलियों को, दाहिने हाथ की उंगलियों को आप घुमाओ, कर्ल करो, एक्स से वाई की तरफ ले जाओ, तो अंगूठे से जेड मिल जाएगा, बट लेफ्ट हैंड से जेड इधर नहीं इधर मिल जाएगा। यही कुछ कहानी यहाँ पे भी है। दरअसल जैसे आई जे के हो एक्स वाई जेड होता है, वैसे ही आई जे के होता है, ऐसे ही ई बी सी ये भी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। इसके क्रम में आप बदलाव नहीं कर सकते। मतलब ई और बी को क्रॉस करोगे तो सी आएगा, और बी और सी को क्रॉस करोगे तो ई आएगा, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर हम जैसे ई बी सी कई बार लिख दें,
तो E क्रॉस B करेंगे तो C आएगा, B क्रॉस C करेंगे तो E आएगा, C क्रॉस E करेंगे तो B आएगा। अब देखो ये है C और ये है E, इसको हम अगर क्रॉस करते हैं, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रखिए और उसको रोटेट करिए, सी ई की तरफ घूम जावे एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपने शायद याद भी किया होगा। तो आपकी ही तरफ ये स्क्रू घूम करके आएगा, लूज होएगा स्क्रू, तो डेफिनेटली जो बी होगा विल बी इन दिस वे, इन दैट वे नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर अगर आप इधर को मान ले रहे हो तो वो ई क्रॉस सी, सॉरी सी क्रॉस ई फिर बी के बराबर नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ई है वो वाई में है, बी जो है जेड में। अगर आपने अपोजिट कर दिया, जेड और वाई को अपोजिट कर दिया, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो वैलिड है, बट जो राइट हैंडेड सिस्टम है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये संभव नहीं है, यही संभव है। एक और क्वेश्चन रह गया है, उसको भी कर लेते हैं जी। कह रहे हैं कि प्लेन ईएम वेव है, फ्रीक्वेंसी बताई है उसकी इन्होंने, फ्री स्पेस में है, मतलब हमें स्पीड पता चल गई वेव की। और फिर कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन्होंने बता दिया है और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। डायरेक्शन पर अब हम फोकस नहीं करेंगे, पूछिए क्यों। एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम निकाल लें तो उससे ही बात बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन की बात तो हम और नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पीएचडी कर लिए मैंने। अब यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल टू 9.3 एंड इसके बाद में B क्वेश्चन मार्क, और स्पीड ऑफ लाइट, ये हमको स्पीड ऑफ ई वेव ये हमको पता है बिकॉज इट इज इन फ्री स्पेस, 3 × 10⁸। रिलेशन इन बिटवीन दीज थ्री, E by B बराबर C, B यू कैन से विल बी E by C एंड 9.3 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये सॉल्व होकर 3.1 आएगा और ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये रहा आंसर। दोनों क्वेश्चन हो गए, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपना डाउट बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं। प्रेफर तो यही करेंगे कि आप अपने डाउट को वॉइस नोट के थ्रू बताएं, टुगेदर विद स्क्रीनशॉट। लिख करके टेक्स्ट के थ्रू बताएंगे अगर आप, तो मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, हो सकता है हम समझ ना पाएँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ईएम वेव की।